बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो, बहू मुझे मारती है। जब मैं काम से लौटता माँ रोने लगती थी। पत्नी से पूछता तो वह कहती कि माँ नाटक कर रही है, तुम्हारी माँ पागल है। अब तो मेरे आने से पहले ही पत्नी माँ को कमरे में बंद कर देती थी। मैं भी कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। अगर माँ को वृद्धा आश्रम भेज देता तो मेरी बदनामी हो जाती। कुछ दिन बाद पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ घर से भाग गई है। मैं गुस्से में माँ को ढूंढने निकला पर जैसे पत्थर बन गया जब देखा कि माँ भूख और प्यास से बेहाल होकर कचरे में से सूखी रोटियां बटोर रही थी। जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी माँ सरला धीरे धीरे चलते हुए मेरी ओर आ रही थी। मैंने अपनी तैयारियां तेज कर ली और खुद को और अधिक व्यस्त दिखाने लगा। मुझे पता था कि वह मेरे पास आकर एक ही बात का दुखड़ा रोएगी। मैं जल्दी से अपना ऑफिस का बैग उठाया, टिफिन उठाया और तैयार होकर पत्नी प्रियंका को अलविदा कहा और माँ को मुस्कुराकर देखा और बाहर निकल गया। मैं हमेशा ऐसा ही करता था। जब भी माँ मुझसे बात करने आती तो मैं अपनी तैयारियां तेज कर देता और तुरंत घर से बाहर निकल जाता। मुझे पता था कि माँ मुझसे क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देता। आज न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो रहा था और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश के बावजूद अपने दिल की बात को अनसुना कर दिया और ऑफिस पहुंचकर अपने काम में मशगूल हो गया। दोपहर के लगभग 2 बजे पत्नी का बार बार फ़ोन आता रहा, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। मुझे मालूम था कि वह मुझसे क्या कहना चाहती है। मेरी माँ और पत्नी के बीच बनती नहीं थी और मैं ऑफिस में काम करता या उनके झगड़े सुनता रहता था, इसीलिए फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। शाम को जब थका हारा घर पहुँचा तो पत्नी मुझसे देखकर चीख पड़ी, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? फ़ोन उठा लेते तो आज यह मुसीबत हमारे सिर पर नहीं आती। मैं हैरान रह गया, बैग एक और रखा और उससे पूछने लगा, क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत थका हुआ था क्योंकि आज ऑफिस में बॉस से बहुत डांट पड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का दिन मेरे लिए बेहद ही ख़राब साबित हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ मुझे बॉस की डांट सुननी पड़ी थी बल्कि मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ था। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। पत्नी की बात सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। मैं जल्दी कहा, क्या बात है, तुम कहना क्या चाहती हो? वह गुस्से में मेरे बराबर में बैठ गई और बोलने लगी, अगर फ़ोन उठा लेते तो यह नौबत नहीं आती। मैंने पूछा, तो फिर बताओ क्या बात है? वह सहेलियों की तरह बातें बनाए जा रही थी। फिर कहने लगी, तुम्हारी माँ सुबह से घर से निकल गई है और मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। अब क्या मेरा सारा दिन इसी काम में बीतेगा कि तुम्हारी माँ के पीछे भागती फिरूँ और यह इस तरह की हरकतें करती रहें? मैं घर को देखूं या तुम्हारी माँ को देखूं? तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए। मैंने कहा, माँ कहाँ है? क्या वो मिल गई? वो मिली? बोली, नहीं मिली तो है, तभी तो तुम्हें फ़ोन किया था। अब तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। वैसे भी मेरी तो उनसे कोई ख़ास नाता नहीं है, तुम्हारी ही माँ है, तुम्हें ही जवाब देना होगा। बताओ और जाकर उन्हें ढूंढो। मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। मेरी पत्नी ना जाने क्या क्या कहती रही, लेकिन मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि उसने जो कुछ कहा था उसे सुनकर मुझे समझ आ गया था कि आज का दिन इतना बुरा क्यों बीत रहा था। मैं रोने लगा। फिर मैं उठा और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। यहाँ तक कि रात हो गई, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैंने ढूंढते ढूंढते अपने एक दोस्त विक्रम के साथ ले लिया। उसने मुझे दिलासा दिया और तसल्ली दी कि देखो यही कहीं होंगी, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। वह बूढ़ी हैं, लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों किसी अनजानी आशंका से डरा हुआ था। हम अपने घर के पास एक कचरे के ढेर के पास बैठ गए। रात का अंधेरा था, मैं गहरे गम में बेहाल था और मेरा दोस्त मुझे बार बार तसल्ली दे रहा था। मैं किसी से क्या कहता? अगर मैंने शुरू से ही अपनी माँ का ध्यान रखा होता तो आज यह सब कुछ ना होता, लेकिन अब किसी से कुछ कहना व्यर्थ था। मैं वहीं बैठकर रोने लगा। इसी दौरान रात के अंधेरे में कुछ ऐसा लगा कि कचरे के ढेर के पास कोई मौजूद है। मेरे दोस्त ने मेरा ध्यान दिलाया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जब हमने उस चेहरे को देखा तो एक पल के लिए मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे दोस्त ने भी मेरी तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हारी माँ को देखा था, वह तो बहुत खुश मिजाज थी
और अच्छा ध्यान रखने वाली महिला थी, उसकी यह हालत नहीं हो सकती। चलो हम कहीं और जाकर ढूंढते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम चले जाओ, मैं अब सुबह ही कोशिश करूँगा, रात बहुत हो गई है। मेरा दोस्त आगे बढ़ा, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे दिलासा दिया, तसल्ली दी और वहाँ से चला गया। वह कहने लगा कि मैं कल आऊँगा और तुम्हारे साथ मिलकर आंटी को ढूंढूंगा। वह भी मेरी माँ के समान है। यह सुनकर मुझ पर जैसे घड़ों पानी पर गिर गया। वह जैसे ही गया, मैं दौड़कर उस औरत को गौर से देखने लगा। मेरी हैरानी की इंतहा हो गई कि जो कुछ मैंने देखा वह सच था या कोई सपना। मैंने कई बार खुद को चुटकी काटी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जो कुछ भी मैंने देख रखा था वह सच्चाई थी, और ऐसे भयानक सच्चाई थी कि उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, उस दृश्य ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी और मुझे लगा कि अब मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैं ऐसी कयामत मुझ पर टूट पड़ी थी। मैं कहीं वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसी दौरान उस औरत की नज़र मुझ पर पड़ी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे बयान करना मुश्किल है। मैं शर्मिंदगी से अथाह गहराइयों में डूबता चला गया और उन तमाम पलों को सोचने लगा जब मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्होंने मुझ पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। मैं कैसा बेटा था, मैं खुद पर धिक्कारते हुए अपने अतीत में खो गया, जिसकी दर्दनाक कहानी ने आज मुझे खुद से घृणा करने पर मजबूर कर दिया था। मेरा नाम अजय है और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। जब से मैंने होश संभाला, मैंने सिर्फ अपनी माँ सरला को ही पाया। माँ ने मुझे शुरू से ही समझा दिया था कि बेटा, तुम्हारे पिताजी रमेश बेरोजगार के सिलसिले में विदेश में बसे हुए हैं और यह सिलसिला शादी के बाद ही शुरू हो गया था। माँ दादी कमला के साथ रहती थी और मेरे एक चाचा संजय भी थे जो शादीशुदा थे, बल्कि वह एक निकम्मे इंसान थे जिन्हें कामकाज से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि वह मेरी माँ को बार बार तंग करते थे कि भाभी भैया से कहो कि मुझे पैसे भेजे। मेरी दादी कमला भी मेरी माँ को बहुत तंग किया करती थी, लेकिन माँ धैर्य और शुक्र के साथ वहाँ रह रही थी क्योंकि उनके पास कोई और सहारा नहीं था। मेरी माँ सरला भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और जब से उन्होंने होश संभाला तब से माँ बाप के नाम पर सिर्फ अपनी माँ को ही देखा था, जो उनके चाचा चाची के रहमो करम पर थी। और फिर जब उनका देहांत हुआ तो मेरी माँ भी अकेली हो गई। उन्होंने बहुत दुख झेले थे और चाचा जी ने जल्द ही उनकी देखभाल कर शादी कर दी क्योंकि अब वह मस्जिद उनसे नहीं संभल रही थी। इसीलिए उन्होंने मेरे पिताजी रमेश का चयन किया। पिताजी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के वाले आदमी थे, मिलनसार और बहुत ध्यान रखने वाले, लेकिन दादी कमला ने जानबूझकर देखा कि माँ थोड़ी सी स्वभाव में तीखी है, तो उन्होंने तुरंत पिताजी के लिए अपने जानने वालों के जरिए विदेश में नौकरी का प्रबंध कर दिया, क्योंकि दादी इस सच्चाई को समझ गई थी कि चाचा तो निकम्मा है और अगर मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के अधीन रह गया तो दादी के इस घर में जो आदेश चलते हैं उन पर कोई अमल नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी आज़ादी खोने के डर से दादी को बहुत भय लग रहा था। यही वजह थी कि दादी के 5 महीने बाद दादी ने मेरे पिताजी को विदेश नौकरी करने भेज दिया। माँ बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो क्षमा कर दें, लेकिन उन्हें इस तरह दादी और चाचू को रहमो करम पर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि दादी ने पहले दिन ही माँ से बैर पाल लिया था। यह सारी कहानी माँ मुझे बचपन में सुनाया करती थी, जिसका मकसद यह था कि रिश्तों का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए।
इसी के जरिए वह मुझे अच्छे संस्कार देना चाहती थी। दिन गुजरने लगे, माँ ने अपने आंसू पोंछे और चुप होकर मेरी परवरिश में लग गई, क्योंकि शादी के 6 महीने में ही उन्हें गर्भवती होने की खुशी मिली थी। यानी पिताजी के विदेश जाने के बाद ही वह माँ बनने वाली थी और पूरे 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। 1989 में पिताजी ने पहली बार काम से छुट्टी लेकर आने का विचार किया, लेकिन दादी ने उन्हें साफ मना कर दिया कि यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें अपने छोटे भाई की शादी के लिए पैसा जमा करने चाहिए। संजय मेरे चाचू का नाम था। पिताजी मुझे देखे बिना ही मुझसे प्यार करने लगे थे। वे अक्सर माँ को पत्र लिखा करते थे, जिसमें मेरा उल्लेख बहुत अधिक होता था। यानी मेरी अपनी संतान की याद में वे तड़पते रहते थे, लेकिन दादी ने उन्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें वहीं रहकर अभी अपने भाई की जिम्मेदारी उठानी है। कभी कभी माँ बैठकर मुझसे कहा करती थी कि अजय, तुम्हारे पिताजी की कोई बहन नहीं थी। अगर होती तो शायद तुम्हारे पिताजी भी यहाँ लौटकर वापस ना आते। हुआ यूं ही, दादी कमला बीमार रहने लगी और अब उन्हें एहसास हुआ कि पिताजी को यहाँ बुला लिया जाए, क्योंकि संजय चाचा की शादी भी तय हो रही थी और दादी ने उनके लिए लड़की की तलाश भी शुरू कर दी थी। अब दादी को यह महसूस हो रहा था कि उन्होंने माँ के साथ गलत किया है। उस समय मेरी उम्र 6 साल हो चुकी थी। 1995 में 6 साल का पिताजी ने मुझे देखा तब नहीं था। इसी दौरान पिताजी ने माँ को यह खुशखबरी दी कि वह जल्द ही यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी पूंजी जमा कर ली थी कि अपना खुद का कारोबार शुरू कर सके और संजय को भी इस कारोबार में शामिल कर लें। इस तरह उन्हें दोबारा विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। को नहीं बताई, बस अब सबके साथ इंतज़ार करती रही कि कब पिताजी वापस आएंगे। इसी बीच दादी बहुत बीमार हो गई तो पिताजी को मजबूरन आना पड़ा। मुझे देखते ही वह रोने लगे और मुझे गले से लगाकर प्यार करने लगे, जैसे कह रहे हों कि मेरा बेटा कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे लिए यह एक अजनबी थे, इसीलिए मैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखता था। यह बात पिताजी को बहुत तकलीफ़ देती थी कि उनका अपना बेटा जो उनसे प्यार करना चाहता था, अब अपने पिता को पहचान भी नहीं पा रहा था। मैं छोटा था, नादान था, इसीलिए उस समय उनकी तकलीफ़ को समझ नहीं पाया, लेकिन उनका यह चेहरा आज भी मेरी यादों में बसा हुआ है, जब वह मुझे देखकर उम्मीद भरी नज़रों से मुस्कुराते और मैं कोई जवाब न देता, बस माँ से चिपक कर बैठ जाता। उस समय उनके चेहरे पर जो दर्द उभर आता वो मेरे दिल को भी चीर देता था। काश उस समय मैं समझदार होता, काश वो मुझे पहले से ही अपनी गोद में ले लेते तो मैं बचपन से ही उनके स्नेह से परिचित होता। लेकिन अब समय निकल चुका था। उसी दौरान दादी कमला का देहांत हो गया। 1995 में पिताजी ने यहाँ अपना कारोबार शुरू कर दिया। माँ खुश थी कि अब पिताजी हमेशा के लिए हमारे साथ आ गए हैं। पिताजी को हिंदुस्तान आए अभी 4 महीने हो चुके थे, लेकिन संजय चाचा की लापरवाही और जिद्दी स्वभाव के कारण कारोबार में घाटा होता रहा। पिताजी जितनी मेहनत करते, संजय चाचा उतनी ही लापरवाही से सब कुछ बर्बाद कर देते। अपनी पत्नी के ऐशो आराम के लिए वह पैसा उड़ाते रहे। 4 महीने में ही पिताजी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और वह बिल्कुल खाली हाथ रह गए। इस बात का पिताजी को बहुत गहरा दुख हुआ। उन्होंने संजय चाचा से भी कहा कि अब तुम्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह कब तक चलता रहेगा। मैं तुम्हारी पत्नी का खर्चा कब तक उठाता रहूँगा। मेरी अपनी पत्नी और बच्चा भी है। इस बात पर संजय चाचा ने बहुत अधिक हंगामा कर दिया। पिताजी ने हमारे लिए एक ज़मीन बुक करवा कर रखी थी। वे उस पर घर का निर्माण करवा रहे थे। अभी घर आधा ही बना था कि पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। व्यापार वैसे ही घाटे में चल रहा था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। हालांकि दादी के कुछ आभूषण मौजूद थे जो
दादी ने वसीयत में कहा था कि दोनों भाई आपस में बांट ले, लेकिन चाचू ने उन आभूषणों पर भी कब्जा कर लिया और पिताजी से साफ कह दिया कि आपका सोने और आभूषणों से कोई लेना देना नहीं है। पिताजी ने इस बात का गहरा असर लिया और गंभीर रूप से बीमार हो गए। इस तरह वह हम दोनों को महज 1 साल के भीतर, जब वे वतन लौटे थे, छोड़कर चल बसे। 1996 में यह सदमा मेरी माँ के लिए बहुत भारी था, लेकिन चाचू को जैसे एक बड़ा खजाना हाथ लग गया। यह घर दादी ने मेरे पिताजी के नाम पर करवा दिया था और यही एक काम था जो दादी ने अच्छा किया था, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि चाचू ने बहुत चालाकी और कुशलता से उस घर के कागजात अपने नाम करवा लिए। अब उनके पास अच्छा खासा अवसर था कि वे हमें इस घर से बाहर निकाल दें। हमारा वह घर जो आधा तैयार हुआ था, धन की कमी के कारण मजदूरों ने भी काम करना बंद कर दिया और हमें वह घर बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ा। चाचू ने हमसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और मेरा परिवार भी बढ़ने वाला है, अतः आप दोनों यहाँ से चले जाएं। यह मेरी माँ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन वह स्वाभिमानी महिला थी। उन्होंने अपनी बचत से एक घर किराए पर लिया और हम दोनों वहाँ रहने लगे। मुझे रोना आता था कि किस तरह एक भरा पूरा घर छोड़कर हमें वहाँ आना पड़ा। तब मैं लगभग 10 साल का हो गया था और यह 10 साल मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख भरे साल थे। मैंने तब हर वक्त अपनी माँ को रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। अक्सर मैं रातों में देखता कि वह टूटकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं, बस तेरी संतान का जीवन दुखी बना देना ताकि वह एक बेहतरहीन जिंदगी बिता सके और मेरे शेष बचे हुए दिन तेरी याद में अच्छे से कट जाए। दिन बीतते गए, मैं बड़ा होता गया। माँ ने मुझे खास तौर पर पढ़ाया करवाई थी ताकि मुझे किसी के अधीन काम न करना पड़े और मैं किसी का नौकर ना बनूं, बल्कि पढ़ लिख कर अपना अच्छा व्यवसाय खोल सकूं। लेकिन मुझे व्यापार से हमेशा से घबराहट होती थी। छोटी उम्र में पिताजी के व्यापार में जो नुकसान देखा था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं नौकरी ही करूंगा। मैं जवान हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके लोगों के घरों में काम करके मुझे बड़ा किया था। उनका मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा उपकार था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा चमकता हुआ सितारा थी जो मुझे हर पल याद रहता था। उन्होंने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। मैं जवान होकर अच्छे अंकों से साथ डिग्री प्राप्त की। 2010 में माँ के चेहरे पर अब झुर्रियाँ आ गई थीं। समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। पिताजी की जुदाई ने तो उन्हें बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उन्हें मेरा सहारा था, इसीलिए वह जी रही थी और वह मुझे सफल देखना चाहती थी। मेरी सफलता अपनी आँखों से देखकर उन्होंने तय किया कि वह जल्द ही मेरी शादी कर देंगी, क्योंकि अब वह आराम करना चाहती थी और मेरी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। मैंने उनकी बात पर सिर हिलाकर सहमति जताई। मैंने बताया कि मैं अपने ऑफिस में एक लड़की को पसंद कर। डिग्री करते ही माँ ने जान पहचान के जरिए मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवा दी थी और मुझे काम करते हुए 6 महीने हो गए थे। मेरी तनख्वाह अच्छी थी। हमारे घर के हालात बेहतर हो गए थे। हम एक अच्छे किराए के घर में रहने लगे थे। मैंने माँ से कह दिया कि मैं समिति कमेटी में पैसे डालकर अपना घर खरीद लूँगा। माँ मेरी सोच पर बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तुम शादी कर लो। जीवन संगनी भी अपनी किस्मत साथ लेकर आती है। इस तरह मैंने अपनी पसंद बताकर उन्हें मना लिया और उन्होंने धूमधाम से मेरी शादी कर दी।
मेरी शादी मेरी सहयोगी प्रियंका से हुई। 2018 में प्रियंका ने ही सबसे पहले प्रेम का इजहार किया और उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। प्रियंका की 3-4 और भी बहनें थीं। वह सबसे बड़ी थी और नौकरी कर रही थी। उन्होंने मुझसे साफ कह दिया था कि शादी के भी वह नौकरी करेगी, लेकिन जब मैंने माँ को इस बारे में बताया तो वह नाराज़ हो गई। वह कहने लगी कि मैं बहू इसलिए ताकि वह घर और तुम्हारा ध्यान रखे। अगर वह शादी के बाद भी इसी तरह नौकरी करती रही तो वो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और मैं इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। मैंने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई तो एक पल के लिए वह चुप हो गई और फिर मान ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि उन दोनों में बहस सबसे पहले इसी बात पर होगी। और मेरी पत्नी मेरी माँ के लिए अपने दिल में बहुत बड़ा गलतफहमी पालने लगी। लेकिन जल्द ही मुझ पर शादीशुदा ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन आने लगे, क्योंकि मेरी माँ और मेरी पत्नी आपस में बहुत से मुद्दों पर असहमत होती रहीं और मैं दोनों के बीच में फंसता गया। जब मैं ऑफिस से थक कर घर वापस आता तो मेरी पत्नी के पास माँ के लिए शिकायतों का लंबा सिलसिला होता। धीरे धीरे मैंने उसकी शिकायतों पर ध्यान देना छोड़ दिया तो मेरी पत्नी ने भी मुझसे शिकायत करना छोड़ दिया। लेकिन अब स्थिति उलट हो गई। मेरी माँ मुझे पहले से काफ़ी कमज़ोर लगने लगी। वह अक्सर मेरे पास आकर बैठती तो मेरी पत्नी को बहुत बुरा लगता। वह कहती, तुम्हारी माँ मेरी शिकायतें करने के लिए तुम्हारे पास आकर बैठती है। इसे कह दिया करो कि जब तक तुम इस घर में वापस आओ तो वह हम दोनों पति पत्नी को कुछ भी समय अकेले बिता लेना चाहिए। मैंने यह बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने मेरे पास आकर बैठना भी छोड़ दिया। कभी कभी वह मुझे रोती हुई दिखाई देती। तब मेरी पत्नी मुझसे कहती, सुबह सवेरे वह लड़ाई झगड़ा करती है और फिर तुम्हारे आने पर मगरमच्छ के आंसू अपनी आँखों में भर लेती है ताकि तुम उनके आंसू पर यकीन कर लो। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ की मानसिक स्थिति पर ज़रूर असर पड़ रहा है। उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं उसने उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया है, इसीलिए तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं अपनी पत्नी को पास बैठाया और कहा, मेरी माँ ने सच में मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम उन कुर्बानियों का ख्याल रखते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर वह वाकई कमज़ोर हो गई है तो तुम तो स्वस्थ हो, उन्हें जवाब मत दिया करो, चुपचाप मेरी खातिर उनकी बातें सुन लिया करो। मेरी पत्नी ने हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखा और चुप हो गई। उस दिन के बाद उसने मुझसे शिकायत करना बंद कर दिया, लेकिन उल्टा हिसाब हो गया। मेरी माँ मेरे पास आकर फिर से बैठने लगी। मैं जब भी काम से वापस आता तो मुझसे कहती कि बेटा, मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। तेरी पत्नी मुझे ना खाना देती है, ना मुझसे ठीक से बात करती है, मुझे घर के किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती है। कहती है कि यह मेरा घर है, तू एक काम कर, मुझे बुजुर्गों के आश्रम में छोड़ आ। घर तो अब तेरा ही है, मैंने तेरे नाम ही कर दिया है, बल्कि यह घर तूने ही तो बनाया है ना, तो फिर मेरा यहाँ क्या हक है। वह अक्सर रो पड़ती और मैं उन्हें स्नेह से समझाता कि माँ, मिलजुल कर ज़िंदगी बिताना सीखो। वह आपकी बहू है, कोई दुश्मन तो नहीं, भला ऐसे क्यों करेगी वह। तो फिर माँ खामोश हो जाती, फिर अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती। मेरी पत्नी जीतती हुई नज़रों से मुझे देखती। मैं आपको कहती हूँ ना कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और उनके कहने पर मैंने डॉक्टर के पास भी ले गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि उनका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है, कोई मानसिक समस्या नहीं है, बस आप घर का माहौल बेहतर करें।
डॉक्टर की बात पर मुझे बेहद हैरानी हुई। घर आकर मैंने पत्नी को बताया तो वह कहने लगी, आप गलत डॉक्टर के पास गए हैं। आप एक काम करें, आप अपने ऑफिस में ध्यान दें, मैं माँ को खुद देख लूँगी। फिर उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ मानसिक रूप से बीमार है और कुछ दवाइयाँ चाहिए। मेरी पत्नी खाने में दवाइयाँ मिलाती थी तो माँ अधिक समय तक सोती रहती थी, लेकिन जब मैं घर आता तो वह मुझसे एक ही बात कहती थी, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, यहाँ से तो मेरी अर्थी ही निकलेगी। तुम क्यों नहीं समझते? जब मेरी पत्नी मेरे पास आकर कहती कि तुम अपनी माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो, यह दवाइयों का असर है, वह ऐसी उल्टी सीधी बातें करती हैं। मैं तो उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, मैंने कभी भी उन्हें डांटा नहीं या उनकी अनदेखी नहीं की। तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि वह अब पागल हो चुकी हैं और एक पागल इंसान को संभालने के साथ साथ पूरे घर को संभालना तुम्हारी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होगा। बस तुम मुझसे कभी भी शक मत करना। वह अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे फंसा लेती और मैं अपनी माँ को दोषी समझने लगा। कभी कभी मैं गहरे अवसाद में चला जाता कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी और अब उनकी यह हालत हो गई है। दिन बीतते गए और अब उनका और मेरी पत्नी का रोज़ का झगड़ा बढ़ गया था। मेरी माँ हर रोज़ मुझसे यही कहती कि तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। वह कहती, तुम क्यों नहीं समझते, तुम्हारी पत्नी मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिलाती है, तुम उसे क्यों नहीं समझाते। जब वह रोती थी तो मेरा दिल जैसे कोई मुट्ठी में कस लेता था, लेकिन मैं भी चाहता था कि घर में शांति बनी रहे। ऑफिस से आने के बाद मैं सुकून चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी मेरे आने से पहले ही उन्हें कमरे में बंद कर देती थी और फिर वह अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। कई दिनों से मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी, बस उनकी आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वह कमरे में हैं और ऊंची आवाज़ में रो रही हैं। मेरी पत्नी कहती थी कि अब वह पागल हो चुकी हैं और किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, मैं उन्हें काबू में रख रही हूँ। लेकिन जब भी मेरी माँ मुझे देखती तो वह एक बात कहती। अब तो मैं भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझ पर यह यकीन बैठा दिया था कि मेरी माँ पागल हो चुकी है। एक दिन मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि क्यों ना वाकई में उनकी कही बात पर अमल करें, क्यों ना उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएँ। उसके बाद सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। हालांकि यह बात तो मैं भी कई बार सोच चुका था, लेकिन बदनामी का डर था। अगर लोगों को पता चलता तो क्या कहते। यही कि अजय की मां ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए समर्पित कर दी, उसके पिता का इंतजार करती रही। पिता भी गुजर गए और फिर कठिन हालातों में अजय को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज वह अच्छा खासा कमा रहा है। और अब अजय ने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। हालांकि मेरी माँ घर में भी बहुत अच्छे हालात में नहीं रह रही थी, इस बात का मुझे पूरा एहसास था, लेकिन मैं एक बहुत ही खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान बन चुका था, जिसे सिर्फ अपने सुकून की परवाह थी। उस माँ को जिसने अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ देकर मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया था, मैं अक्सर भूल चुका था। याद होते हुए भी मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। जब मेरी अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई थी तो मैं चाहता था कि जब घर आऊं तो मुझे सुकून मिले। मैंने अपनी पत्नी से भी कह दिया था कि तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी माँ के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। अब अक्सर मुझे माँ के रोने और चीखने की आवाज़ें उनके कमरे से आती, लेकिन मेरी पत्नी मेरे घर आते ही उन्हें उनके कमरे में बंद कर देती और जब मैं सुबह दफ्तर के लिए निकलता तब तक उनके कमरे का ताला पड़ा होता। मैं सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर चुका था
और अपने कानों में उंगलियां ठूंस चुका था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आने वाला है जो मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाएगा और मैं पूरी ज़िंदगी पछताता रहूँगा। हुआ यूं ही 2023 में मैं रोज़ की तरह दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था कि मेरी माँ मेरे पीछे चली आई। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कह दिया, माँ सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत किया करो। वह रोने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, वहाँ जाकर मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी बिता लूँगी। लेकिन तुम्हारी बेरुखी देखकर मेरा दिल करता है कि अपनी जान दे दूँ। एक पल के लिए मैंने माँ की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर नफ़रत नज़र आने लगी। मैं बोला, पूरा दिन आप लोग सुकून नहीं लेने देते। जब सुबह निकल रहा होता हूँ तब तो दुआओं के साथ विदा किया करो। यह सुनते ही मेरी माँ ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं उस दिन दफ्तर बहुत ही ख़राब मूड के साथ गया। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। ऑफिस में भी मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। सारे काम गलत होने लगे तो बॉस ने भी मुझे खूब डांटा कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं अपनी माँ के मामले में पत्नी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन मुझे घर की शांति प्रिय थी, इसीलिए मैंने उसे पूरी छूट दे रखी थी कि वह मेरी वृद्ध और बूढ़ी माँ के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे। मैं कितना बदनसीब इंसान था, इसका एहसास मुझे जल्द ही होने वाला था। यूं कि जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि ऑफिस से निकलने के बाद आप कहाँ चले गए? दोपहर में मैंने आपको बहुत बार फ़ोन किया, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैंने मोबाइल देखा, लेकिन मुझे पता था कि वह माँ की शिकायत ही करेगी, इसीलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन अब उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे अपने सुनने की शक्ति पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी माँ घर से भाग गई है और मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। अब तो वह मेरे लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई है। मेरा दिल जैसे टूट कर रह गया। मैंने फटी फटी निगाहों से अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, क्या कह रही हो? होश में हो? वह घर से कैसे निकल सकती है? यह बात अलग थी कि मैं बहुत अधिक व्यस्त था। मैंने माँ का कोई ध्यान नहीं रखा, ना ही उनके हालचाल पूछे और ना ही यह जानने की कोशिश की कि पत्नी का व्यवहार माँ के साथ कैसा है। सब कुछ दिन के उजाले की तरह साफ था। मेरी पत्नी का व्यवहार माँ के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं दीवाने की तरह घर से बाहर निकल पड़ा। रात भर मैं उन्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी अस्पताल में तो कभी किसी पुलिस स्टेशन। आखिरकार रात को थक हार कर अपने दोस्त विक्रम के साथ उनके घर के पास कचरे के ढेर के पास बने एक चौतरे पर बैठकर रोने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे ढांसा बंधाया। उस समय गली सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मेरे दोस्त ने कहा, माँ जी बहुत बूढ़ी हैं, वे बहुत दूर नहीं जा सकती, हमें आसपास ही ढूंढना चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा। अचानक उसकी नज़र सामने कचरे के ढेर के पास एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कचरे के ढेर से खाना चुनकर खा रही थी। उसे मिचली सी आने लगी और वह बोला, देख यार, ना जाने क्यों मुझे यह तेरी माँ जैसी लगती है, देख तो कहीं यह वही तो नहीं। मैंने उसे डांट दिया। वह कहने लगा, तू पागल हो गया है क्या? मेरी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह ऐसी हरकतें भी नहीं कर सकती, उन्हें घर में खाना मिलता है। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा, आज मत हो, लेकिन एक बार जाकर ज़रूर देख लेना। मैंने उससे कहा, अब तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब हम कल फिर से उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि वह मुझे
मिल जाए और तुम भी प्रार्थना करना। वह मुझे ढांसना और तसल्ली देकर चला गया। मैं तेज तेज कदमों से उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा, जिसे देखकर मैं एक पल के लिए मेरा दिल थम सा गया। वह रुकी नहीं, बल्कि वह तो मेरी माँ थी, जो इतनी अधिक कमज़ोर हो गई थी कि पहली नज़र में मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मेरे दोस्त ने उन्हें पहचान लिया और मैं कितना अभागा था कि उनकी कोख में 9 महीने पलने के बाद भी मैं अपनी माँ को ना पहचान सका। मेरी पत्नी ने उनकी क्या हालत कर दी थी। आज सुबह ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने उनकी ओर नज़र उठाकर देखा भी नहीं। अगर देख लिया होता तो शायद यह हादसा पेश ही नहीं आता। वह कचरे के ढेर से सूखी रोटी चुनकर खा रही थी और मेरा दिल चूर चूर हो गया। मैं वही चरणों में गिर पड़ा कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मैंने पुकारा, माँ। उन्होंने तुरंत मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगी। वह मुस्कुराते हुए बिल्कुल सी किसी छोटी बच्ची की जैसी लग रही थी। मैं दौड़कर उनके पास गया, उनसे लिपट कर रोने लगा और वह भी मुझसे देखकर रोने लगी। काफ़ी देर तक हम इसी तरह एक दूसरे से गिला शिकवा करते रहे। मैंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया, उन्हें कचरे के ढेर से घर लाया, उन्हें साफ सुथरा किया और इस दौरान मेरी पत्नी के चेहरे के भाव देखकर मैं समझ गया कि वह सब उसकी ही साजिश थी। हालांकि मेरी माँ ने मेरी पत्नी के खिलाफ मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वह मुझसे इतनी शिकायत की, तुमने भी अपनी माँ से मुंह फेर लिया है ना, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल गई थी कि खुद ही वृद्धाश्रम चली जाऊं। लेकिन मैं रास्ता भूल गई और सुबह से लेकर रात तक यही कचरे के ढेर के पास बैठी रही। यह सुनते ही मेरा दिल दर्द से भर आया। मैंने तुरंत उनके लिए अच्छा खाना मंगवाया, उनके हाथ चूमे, पाँव चूमे। यह वही माँ थी जिन्होंने मुझे इतनी मुश्किलों में पाला था। मैं कैसे उनसे इतना बेपरवाह हो गया। अभी कुछ ही देर बीती थी कि मेरी पत्नी मेरे सामने आ गई, कहने लगी, मिलन की घड़ियां अगर ख़त्म हो गई हों तो मेरी भी सुनो, डॉक्टर के पास जाना है। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, जिस डॉक्टर से तुम मेरी माँ का इलाज करवा रही हो उसी से दवाई ले लो, वह बहुत अच्छी दवाई देता है। देखो, मेरी माँ की हालत भी तो ठीक हो गई है, तुम भी ठीक हो जाओगी। वह मेरा इशारा समझ गई और कहने लगी, इस बूढ़ी औरत ने तो मुझे परेशान कर रखा है। जब देखो मुझसे मुकाबला करने पर उतारू रहती है और आज तो इतना तंग किया कि खुद ही घर से निकल गई। तुम सुबह से बाहर थे, अब लौटे हो और मेरा हाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं उसकी फितरत भली भांति जानता था। उसने मुझे तरह तरह की बातों से बहकाकर मेरी माँ से अलग करने की कोशिश की थी। अब जब मेरे घर में उस औरत की कोई जगह नहीं रही थी, मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा कि तुम कुछ दिन अपनी माँ के घर जाकर रहो ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। लेकिन वह उल्टा मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी, या तो मैं इस घर में रहूँगी या फिर यह बूढ़ी औरत। मैं फिर अपनी माँ की ओर देखने लगा, जिन्होंने सिर झुका लिया था। वे कहने लगी कि तुम बहुत दोनों का घर बसते देखना चाहती थी, इसीलिए मैं खुद घर से चली गई थी। जबकि असलियत यह थी कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था और सब जगह यह महसूस कर दिया था कि माँ खुद चली गई है। अब मेरी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई थी। मैं उठा और पत्नी पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैंने कहा, यह थप्पड़ तो तुम्हें बहुत पहले ही पड़ने चाहिए थे, जब तुमने पहली बार मेरी माँ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यह वह हस्ती है जिसके पाँव धोकर मैं भी उनका आचरण नहीं चुका सकता, और तुम जो कल ही मेरी ज़िंदगी में आई हो, यह कहती हो कि मेरी माँ इस घर में कोई जगह नहीं। तुम होती कौन हो? इस घर का मालिक मैं हूँ और मैं ही फैसला करूँगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। तुम अच्छी तरह जान लो कि तुम्हें इस घर से जाना होगा। यह कहते ही मैंने
उसे खड़े खड़े तलाक देने की धमकी दी। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इस औरत ने मुझे आपसे दूर कर दिया, स्वार्थी बना दिया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने मेरी आंखें खोल दी और मैं सही फैसला करने में सफल रहा। मेरी पत्नी मेरे पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि वह गर्भवती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैंने तब भी उसे माफ़ नहीं किया और कहा कि मैं बच्चे का सारा खर्च उठाऊंगा, लेकिन यह बच्चा पैदा करके मुझे सौंप देना। मैं दूसरी शादी करूंगा और वह औरत इस बच्चे की माँ बनकर उसे पालेगी। अगर मैं शादी ना भी करूं तो भी मैं अपनी माँ के हवाले इस बच्चे को करूंगा, लेकिन तुम्हारा साया इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। तुम इस बच्चे को भी अपने जैसा बना दोगी और मैं यह कभी नहीं चाहता। वह रोती हुई उस घर से चली गई। मैंने उसे कुछ दिनों में तलाक दे दिया। 2023 में अब मेरा सारा ध्यान अपनी माँ की सेहत को ठीक करने पर था और ईश्वर की कृपा से 2 महीने के अंदर ही वह पहले की तरह स्वस्थ हो गई और घर के सारे काम खुद करने लगी। उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। दूर के एक रिश्तेदार की बेटी नीलम से मेरी शादी हो गई। 2024 में वह बहुत सज्जन और धार्मिक लड़की थी। उसने मेरी माँ का बहुत ध्यान रखा, पूरा घर संभाल लिया। अगर कभी मेरी माँ से उसकी बहस भी हो जाती तब भी मुझे उसकी भनक तक नहीं लगने देती थी। मैंने उसे बता दिया, अगर कभी मेरी माँ से उसकी बहस भी हो जाती तब भी वह मुझे उसकी भनक तक नहीं लगने देती थी। मैंने उसे बता दिया था कि मेरा एक बच्चा आरव आने वाला है जिसे तुम्हें संभालना होगा। उसने सिर झुकाकर मेरी बात स्वीकार कर ली। ईश्वर की मर्जी से उसे अपनी संतान नहीं हुई और मेरा वह बच्चा जो पहली पत्नी से था मैंने उसकी गोद में डाल दिया। इस तरह हमारा घर पूरा हो गया। मेरी पहली पत्नी आज भी तड़पती है, लेकिन मैंने उसे तड़पने रहने दिया। मैंने उसे माफ़ नहीं किया ताकि उसे एहसास हो कि किसी की माँ को बच्चे से अलग करना, बच्चे के मन में माँ के खिलाफ जहर भरना कितना बड़ा पाप है और उसकी सज़ा उसे इसी दुनिया में मिल गई। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी से जो उसे दिन रात पीटता था और जुल्म करता था। वह एक चेतावनी का निशान बन गई। एक बेबस औरत पर अत्याचार करके वह खुद अत्याचार का शिकार हो गई, लेकिन मुझे अब भी उस पर तरस नहीं आया। मैंने उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि प्रकृति खुद उसे सज़ा दे रही थी। दूसरी ओर मैंने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी कि मैंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन शुक्र है कि जल्द ही मुझे एहसास हुआ और मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां दोबारा निभाई। अब मैं अपने बेटे आरव के साथ जी रहा हूँ। मेरी दूसरी पत्नी नीलम ने उसे सगी माँ जैसा प्यार दिया है और वह मुझसे ज़्यादा अपने बेटे पर जान छिड़कती है। मेरी माँ यह सब देखकर खुशी से खिल उठती है और मुझे ढेरों आशीर्वाद देती है। बस मुझे यही तो चाहिए था, एक शांतिपूर्ण घर जहाँ मैं सुकून से सांस ले सकूं और किसी को कोई शिकायत न हो। मैं ईश्वर का जितना भी धन्यवाद करूं कम है कि उसने कहीं समय पर मेरी राह दिखा दी और अब मैं अपने खुशहाल परिवार के साथ आनंद में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता और जो अपनी माँ के साथ अन्याय करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। परिवार में सच्चा सुख और शांति तभी आती है जब घर में प्यार, सम्मान और कर्तव्य भाव बना रहे। स्वार्थ, अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा दुखद होता है, जबकि सच्ची सेवा, समर्पण और सही निर्णय से जीवन में सुख और संतोष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह